हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्क एजुकेशन की यूनिट नंबर 3। बाकी यूनिट जो आपकी 1, 2, 4 और 5 है वो सभी आपको चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको प्लेलिस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अलग से वर्क एजुकेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीएलएड के बाद जो है आपको कुछ और अच्छा मिलने वाला है, जो कि आपका सीटेट का कंटेंट। तो सीटेट की वीडियोस आपको जल्दी आपके एग्जाम के तुरंत बाद देखने को मिलेगी, तो वहाँ से आप सीटेट की प्रिपरेशन भी इजीली कर सकते हैं और बेटर तरीके से आपको उसकी प्रिपरेशन करने को मिलेगी। साथ में एक पोल डाला हुआ है, जाके पोल भी करेंगे कि हमें जो है कौन से सब्जेक्ट पे सीटेट की वीडियो सबसे पहले चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग सीटेट की भी प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और रह गई कि अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे फ्री नोट्स या जो भी जितने भी टाइप के नोट्स है, बुक नोट्स है या प्रीवियस ईयर है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। सारे आपके डाउट्स वगैरह भी वहाँ पे क्लियर कर दिए जाते हैं और डाउट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं टेक ओवर स्टडी, और टेलीग्राम भी है आपका टेक ओवर स्टडी। सभी का लिंक टेंशन नहीं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी यूनिट का नाम है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क एजुकेशन। बेसिकली वर्क एजुकेशन में हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं। इवैल्यूएशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में काम करता है। तो अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट इवैल्यूएशन का ही पार्ट होता है, क्योंकि हर चीज़ के बाद इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है। इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा आउटकम है वो हमारे पहले वाले लेवल से मैच कर रहा है या नहीं। तो इसी पे असेसमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स रिस्पॉन्स टू एन एजुकेशनल टास्क, कि एक एजुकेशनल टास्क पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिस्पॉन्स है, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, इंटरप्रेट करना ही हमारा असेसमेंट होता है। बेसिकली अगर हम असेसमेंट की एक दो डेफिनेशन की बात कर ले तो असेसमेंट इज असाइनिंग मीन्स टू मेजरमेंट ही हमारा असेसमेंट होता है, ठीक है, विच में बी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है असेसमेंट और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। एंड फाइनल कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल असेसमेंट अलॉन्ग विद वैल्यू जजमेंट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। अब अगर हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन में हमारा असेसमेंट इंक्लूडेड होता है, क्योंकि इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है, रैंक वाइज भी हो सकता है, नंबर वाइज भी हो सकता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हम जो है क्या क्या हमें पर्पज़ क्या होता है बेसिकली, तो ये हमें हमारी स्किल्स डेवलप कर देता है, साथ में सोशली डिज़ायरेबल जो हमारी क्वालिटीज़ है उसको डेवलप करता है, साथ में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करता है, लर्नर्स के जो लर्नर है उसकी लाइफ को आगे क्रिएटिव बनाता है, साथ में क्रिएटिव लाइफ को लीड करता है, और साथ में एटीट्यूडनल चेंजेस वगैरह भी लर्नर के अंदर आते हैं। और भी अगर हम इसमें बात करें कुछ पर्पज़ हमारे दिखाई देते हैं, जैसे कि डिग्निटी हमारे अंदर आ जाती है, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारे अंदर डिग्निटी आ जाती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थ्रू द इवैल्यूएशन डेवलप हो जाती है। जब हम इवैल्यूएशन की बात कर ही रहे थे तो इवैल्यूएशन में ये सारी चीज़ें आती है। और जब भी हम अपने एजुकेशनल प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें ट्राइपोलरी एजुकेशन का प्रोसेस होता है। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आते हैं और इवैल्यूएशन आता है। तो इवैल्यूएशन के बारे में ये डिस्कशन है। जब भी इवैल्यूएशन की बात आती है तो सीसीई कहाँ पीछे रहेगा। सीसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है टू इवैल्यूएट वेदर द चिल्ड्रन हैज़ गेन देयर नॉलेज, वेदर दे हैव रीच दैट गोल और नॉट, कि उन्होंने जितना उनको पहुंचना था वो वहाँ तक पहुँचे या फिर नहीं। तो बेसिकली अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 मतलब 2005 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सीसीई के बारे में बात हुई। सीसीई की फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बेसिकली सीसीई का काम क्या था अगर हम बात करें, अच्छा इवैल्यूएशन की डेफिनेशन की और सुन लो। अकॉर्डिंग टू द गुड्स के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ ascertaining और जजिंग द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग बाय केयरफुल अप्रेशियल। मतलब बेसिकली क्या होता है, हम उस चीज़ को जज कर रहे हैं, एसरटेन कर रहे हैं, वही हमारी इवैल्यूएशन है। हम किसी काम करने के बाद, जैसे मैंने सब किया, उसके बाद मैंने इवैल्यूएट किया कि रिजल्ट अच्छा है या नहीं, कंटेंट बढ़िया है या नहीं, तो इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है।
ठीक है। जजमेंट होता है कि हाउ पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है वर्क एजुकेशन में कैसे काम कर रहा है। साथ में इवैल्यूएशन को हम कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों को कवर करते हुए चलता है। अब हम सीसी की अगर बात करते हैं तो सीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। सीसी का कुछ रोल की बात कर ले या सीसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो सबसे पहले तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और ये इंटीग्रल पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये फीडबैक हमें डिफरेंट लर्निंग के एस्पेक्ट पे फीडबैक प्रोवाइड करता है, हमें मतलब लर्नर को प्रोवाइड करता है। साथ में सीसी हमें जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ने में भी हेल्प करता है, जानने में भी हेल्प करता है। साथ में ये कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे चलता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है, लर्नर्स के बारे में हमें जानने में हेल्प करता है, इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है, लर्नर की ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सीसी, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुनना, सीसी डज नॉट मीन्स frequent test and examination. Instead, routine activities and exercise can be employed effectively to access learning. Basically CC में क्या होता है, frequent test नहीं होते हैं, हम अपनी लर्निंग मतलब स्टूडेंट्स की लर्निंग को जानने के लिए, उनको इवेल्युएट करने के लिए डेली बेसिस पे हम एक्टिविटीज़ बच्चों की कराते हैं या फिर उनको एक्सेस करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं। बेसिकली एक तरीके से जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। तो उस तरह से हम इसमें करिकुलर एज वेल एज करिकुलर मीन्स अकेडमिक एज वेल एज नॉन अकेडमिक जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उन सभी को बच्चे की एक्सेस कर लेते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं और जानते हैं कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम एनसीएफ 2005 की बात कर रहे हैं तो इवेल्युएशन का पर्पज़ क्या नहीं है। एनसीएफ ने यह भी बताया कि इवेल्युएशन का एक पर्पज़ नहीं भी है। सबसे पहला, बच्चों को डर में पढ़ने के लिए मोटिवेट करना इसका बिल्कुल पर्पज़ नहीं है कि बच्चा डर से पढ़े, ये इसका बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। साथ में हमें ये जो एनसीएफ है ये बोलता है कि हमें बच्चे को मतलब क्या करने को नहीं कहता है कि हमें बच्चों को स्लो लर्नर के नाम का टैग नहीं देना चाहिए, बच्चों को आइडेंटिफाई एज अ स्लो लर्नर नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन सिस्टम एक बराबर है, चाहे वो स्लो लर्नर में आप कह लो, फिजिकली हैंडीकैप कर लो, सबको एक साथ मिलकर इंक्लूसिव एजुकेशन इसीलिए दी जाती है। साथ में ये एक और बात कहता है कि हमें अलग से बच्चों को रेमेडी के लिए मतलब अलग से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए कि बेटा तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इस तरह से हमें बिल्कुल भी हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं कहता है कि हमें बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए या बच्चे को कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हमारा एक न्यू टॉपिक आ जाता है, सब टॉपिक PBA। व्हाट इज़ PBA? अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन जो है अब आपने ले लिया होगा। उसके बाद PBA क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। व्हाट इज परफॉर्मेंस बेस्ड? देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो असेसमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है कि कैसी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे असेसमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम आते हैं, ऑडिशन होता है, डांस परफॉर्मेंस होती है, उस डांस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें नंबर मिलते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा असेसमेंट हो रहा है, चाहे वो नंबर में हो, चाहे मार्क्स में हो, एकेडमिक, को करिकुलर, स्पोर्ट्स, किसी भी चीज़ में वो हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्बल प्रोफिशिएंसी के लिए, हम बेसिकली राइटिंग स्किल्स को चेक कर सकते हैं, डीपर इंसाइट बच्चे का मतलब इससे डेवलप होता है, तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात बोले टीचर्स, अगर हम इस पूरे की टॉपिक की बात कर ही रहे हैं तो बेसिकली फीडबैक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। जब हम फीडबैक लेके आते हैं तो बच्चा उससे ज़्यादा चीज़ों को समझ पाता है, जो भी उसकी गलती होती है। तो इवैल्यूएशन में फीडबैक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो कुछ अलग अलग टाइप के हमारे असेसमेंट होते हैं, पर पहले असेसमेंट का क्या पर्पस होता है? हमने इवैल्यूएशन का पर्पस तो जाना ही, साथ में असेसमेंट का पर्पस भी देख लो। सबसे पहला, टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एविडेंस टू जज द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक स्टूडेंट लर्न कर पा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। दूसरा, स्टूडेंट्स को फीडबैक देना उनकी परफॉर्मेंस के लिए। तीसरा, टीचिंग सिचुएशंस को अच्छे से प्लान कर लेना। चौथा, अगर हम बात करते हैं तो हर एक लर्नर को उसकी डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करना।
ठीक है, इम्प्रूव करना, और साथ में टीचर्स को भी टीचर्स को भी लर्निंग गैप के लिए एक तरीके का फीडबैक प्रोवाइड करता है। क्या? असेसमेंट से टीचर को भी पता चल जाता है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर की कहाँ गलती है, टीचर कहाँ लैक कर रहा है, कहाँ लर्निंग गैप्स है, तो वो भी कवर करने में हेल्प करता है, उसमें भी फीडबैक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कुछ इंडिकेटर बेस्ड इवैल्यूएशन है। इंडिकेटर किस किस टाइप के हो सकते हैं? देखो, हम पता कर सकते हैं बच्चों के बिहेवियर से, तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता कर सकते हैं, हम किसी डिफरेंट और मेथड्स के थ्रू पता कर सकते हैं। अगर हम इसी में बात करते हैं कि किस तरीके से हम ये कैसे हमें पता चलता है बच्चा किस तरह से काम कर रहा है, तो हम बच्चे को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, साथ में उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बच्चे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उन चीज़ों को इंक्वायरी कर सकते हैं, साथ में डाटा को प्रेजेंट करवा सकते हैं, रिपोर्ट बनवा सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमें पता चल सकता है कि बच्चा किस तरह से काम कर रहा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू पता चलता है बच्चे का बिहेवियर इंडिकेट होता है, बच्चे की वर्किंग हैबिट्स कैसी है, सोशल एटीट्यूड कैसा है, कौन सी स्किल्स बच्चे के अंदर है। तो ये पूरा चार्ट है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना और वहाँ से प्रिपेयर कर लेना। अच्छा, टेलीग्राम पे 5 यूनिट्स के हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। अभी तक नहीं देखे तो वो नोट्स ज़रूर पढ़ लेना। 5 क्वेश्चन के फॉर्म में है, मतलब 4-5 पेज है, तो वैसे भी छोटी सी यूनिट्स है, तो ईजिली आपको वहाँ से मिल जाएगा, और उतना पढ़ोगे वो भी इनफ है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करते हैं, कुछ टूल्स और टेक्निक्स होती है इवैल्यूएशन की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेक्निक क्या होता है, टेक्निक एक वे होता है कि हम किस तरह से किसी काम को कितने सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी टेक्निक है ब्लैक बोर्ड पे लिखना, फिर बोलना, समझाना, तो बेसिकली एक वे है जिस तरह से हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली टेक्निक इज अ वे ऑफ डूइंग समथिंग इन अ सिस्टमेटिक वे। ओरल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट, पीयर असेसमेंट आर द टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। क्या हुआ? ओरल एग्जामिनेशन हो गया, मान लो रिटर्न हो गया, या फिर हमारे प्रैक्टिकल हो गया, तो ये सब क्या शो कर रही है कि असेसमेंट एक पर्टिकुलर टेक्निक को फॉलो करते हुए हम असेस करते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले हम कुछ मेथड्स और टेक्निक्स की बात करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल असेसमेंट। इंडिविजुअल असेसमेंट का मतलब एक पर्सन को इंडिविजुअली माइंड में रखते हुए, एक्टिविटी बेस्ड करते हुए उस इंडिविजुअल का असेसमेंट करना। ग्रुप असेसमेंट, पूरे ग्रुप के असेसमेंट करना। सेल्फ असेसमेंट, खुद का असेसमेंट करना, जैसे मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करती हूँ कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, कहाँ मेरी गलतियाँ हैं, कहाँ मेरी लर्निंग गैप्स है, कहाँ मेरे टीचिंग गैप्स है। ये सबको जब मैं सेल्फ असेस करती हूँ तो अपनी बेटर इंप्रूवमेंट कर पाती हूँ। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट करना। उसके बाद असेसमेंट बाय पीयर्स, अपने दोस्तों के थ्रू आपका असेसमेंट होता है, तो वो होता है असेसमेंट बाय पीयर्स। इसे पीयर असेसमेंट भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग, अभी आप पढ़ रहे हो, आपका कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर दे रहा है, वो बता रहा है कि तेरी यहाँ गलती है, तेरी यहाँ गलती है, या आपकी यहाँ गलती है, तो ये सब क्या हो रहा है, आपका पीयर असेसमेंट हो रहा है। तो आपको जानने को मिल पाता है कि किस तरह से कहाँ गलती हो रही है, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसीलिए इवैल्यूएशन और असेसमेंट बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टेक्निक्स, कुछ क्वांटिटेटिव हो जाती है, कुछ क्वालिटेटिव हो जाती है। क्वांटिटेटिव में आपकी आती है रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल, और क्वालिटेटिव में आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर के थ्रू, पोर्टफोलियो के थ्रू, चेकलिस्ट के थ्रू, रेटिंग स्केल के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू, एटीट्यूड स्केल के थ्रू, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू, या फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड या एनेक्डोटल रिकॉर्ड के थ्रू। अब ये जितने सारे नाम बोल दिए, अब आप सोचोगे लिखे तो है ही नहीं, एक बार बुक से रीडिंग ज़रूर बनती है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो इसमें जितने भी नाम है, ये सब आपने अगर पहले की वीडियोस देखी है, सब में कुछ ना कुछ कवर हो रखा है। अभी ब्रीफ में मैं सारी चीज़ें बता दूंगी, बट रीडिंग ज़रूर लगाना आफ्टर लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। सबको पता है कि ऑब्जर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह यूज़ होता है किसी भी इवैल्यूएशन में। हम ऑब्जर्व करके जितना बच्चों को इवैल्यूएट कर पाते हैं उतना ही, मतलब वो इजी भी होता है, और हम अच्छे से एकदम एग्जैक्ट उस बच्चे के बारे में जान सकते हैं। अब जैसे आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरी टीचिंग स्किल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, या मैं किसी वीडियो को देख के ऑब्जर्व करके चीज़ों को अपने गेन कर लेती हूँ, तो ये सब हमारी क्या होती है, इवैल्यूएटिव टेक्निक होती है। तो पहला हो गया ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, चीज़ों को ऑब्जर्व करना। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम प्लान करते हैं चीज़ों को, फिर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हमारी वर्किंग हैबिट्स को देखते हैं। ठीक है, देन आता है इंटरव्यू। सेकंड नंबर पे आ गया इंटरव्यू। इंटरव्यू में बेसिकली, अब इंटरव्यू फेस टू फेस भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, साथ में ऑनलाइन भी हो सकता है, इंटरव्यू किसी भी टाइप में हो सकता है। बेसिकली जब आप अभी पढ़ रहे हो
पढ़ने के बाद एग्जाम क्लियर होगा, एग्जाम क्लियर के बाद आप सीटेट वगैरह दोगे या दे दिया होगा, फिर एग्जाम दोगे टीचिंग का, या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाओगे, वहाँ पे क्या फेस करना पड़ेगा, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे आप असेस कर पाते हो कि सामने वाले में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी नॉलेज है, क्या क्या उसके अंदर स्किल्स है। इंटरव्यू इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है कि हम सामने वाले पर्सन को एक्सेस कर पाए, सामने वाले पर्सन को हम इवेल्युएट कर पाए, ठीक है ना। बेसिकली इंटरव्यू इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर, एटीट्यूड, अचीवमेंट, एस्पिरेशन एंड प्रॉब्लम। ये सभी के बारे में जानने के लिए इंटरव्यू इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कुछ टाइप के इंटरव्यू डिस्कस कर देती हूँ, फटाफट सुन लो। स्ट्रक्चर्ड या कंट्रोल्ड इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, सर्विस इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, सर्वे इंटरव्यू, रिसर्च इंटरव्यू, एक्सटर्नल इंटरव्यू और इंटरनल इंटरव्यू। किसी भी टाइप का इंटरव्यू हो सकता है। वैसे बेसिकली ये वाला क्वेश्चन तब पूछा नहीं जाता, बट स्टिल अगर आ जाता है तो आपको कुछ नाम याद होंगे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आता है इंटरव्यू की क्या पर्पज़ है। बेसिकली सबको पता है इंटरव्यू होता क्यों है। सबसे पहला तो पर्सनैलिटी का असेसमेंट करना ही इंटरव्यू होता है, डायग्नोस्टिक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, जानने के लिए, काउंसलिंग के लिए भी होता है, बेसिकली इवेल्युएट करने के लिए होता है, रिसर्च के लिए होता है। तो ये पांचों इसके पर्पज़ है, किसी भी चीज़ के लिए आप अपना इंटरव्यू कर सकते हैं या इंटरव्यू करवाया जाता है। देन आता है नंबर 3 पे क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है भाई, देखो मान लो आपको एडवर्टीजमेंट करनी है किसी चीज़ की, तो आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चनर बनाएंगे और सबसे पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल मिनी सा छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आपको एक पोल डाल के दिया है। एक तरीके से क्वेश्चनर में भी क्या होता है, आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है और आप टिक लगा रहे होते हो। तो सिमिलरली वहाँ भी आप टिक लगा रहे होते हो। ये भी एक तरीके से क्वेश्चनर फॉर्म हो गया है, जिसमें आपसे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है और आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिलहाल वहाँ पे तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था तो आपने आंसर कर रहे होंगे, बट स्टिल क्वेश्चनर इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। क्वेश्चनर की खुद की इंपॉर्टेंस होती है। इसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। जिस तरह से हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करेंगे, हम इवेल्युएट हो जाएंगे, हाँ पता चल जाएगा सामने वाला कैसा सोचता है। फिर अगर हम बात करते हैं, कुछ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर होती है। सबसे पहले हो गया ओपन एंड फॉर्म क्वेश्चनर। ओपन एंड मतलब अपनी तरीके से कैसे भी भर सकते हैं। क्लोज एंडेड, उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसी में से आपको चूज़ करने पड़ेंगे। मिक्स्ड, सब टाइप के होंगे, कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन पर्सनल भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, कुछ आपको खुद फिल करने वाले भी हो सकते हैं, और पिक्टोरियल, पिक्चर बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चनर होते हैं। अब क्वेश्चनर की इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले ये ईजिली अप्रोचेबल होता है, कहीं भी पहुँचा दो भाई, आ जाता है ना घर के बाहर एक पर्चा फिल करके दे दो मैम प्लीज़, वो ठीक है। इसमें वाइड कवरेज हो जाती है, साथ में लेस एक्सपेंसिव होती है। मनी और एफर्ट दोनों इसमें सेव होते हैं। एक बार आपने क्वेश्चनर बनाया, फोटोकॉपीज निकाली और पूछ लिया, ठीक है। ये बेसिकली इंटरव्यूअर की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चनर दिया वो फिल करके आपको दे देगा, सिंपल, ठीक है। ऐसे क्लासरूम में भी होता है, कई बार क्वेश्चनर बढ़ते हैं, आप फिल करके देते हो, ठीक है ना। आपने जैसे आप फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं काइंड ऑफ, ठीक है ना। आप जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे भी आप क्वेश्चनर भर देते हैं, वहाँ भरवाया जाता है कि आप भर के बताओ, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है एटीट्यूड स्किल्स। अगर हम एटीट्यूड स्केल की बात करते हैं तो अ मॉडरेट टू इंटेंस इमोशन दैट प्रिपेयर्स और predisposes an individual to respond consistently in favorable or unfavorable manner when confronted with a particular object। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सामने या किसी सिचुएशन से डील करने के लिए किस तरह से वो पर्सन उससे डील कर रहा है, ये हम एटीट्यूड स्केल के थ्रू जान सकते हैं। बिहेवियर पता चलता है बेसिकली, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो ये हमें क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेजर देता है, यूनिक डायमेंशनल होता है। हम इसमें बेसिकली या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एक्सट्रीम पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स को का यूज़ करते हैं। साथ में बेसिकली ये हमें एटीट्यूड से रिलेटेड का आंसर देता है, मतलब बेसिकली एटीट्यूड मेज़र करने में हेल्प करता है। साथ में हमें इसके डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है उनका पता चल जाता है, ठीक है। 2 मेथड्स है एटीट्यूड टेस्टिंग के, सबसे पहला थर्स्टन टेक्निक और दूसरा लिकेट स्केल और थर्स्टन टेक्निक। अगर हम थर्स्टन टेक्निक की बात करें तो ये एक यूनिक डायमेंशनल लीनियर कॉन्टिनम है। मतलब बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में हम ओपिनियंस को कलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव उसको हम देखते हैं और उस पर्सन के एटीट्यूड के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, सबसे पहला। देन हम उस स्टेटमेंट्स को ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट के फॉर्म में, जैसे स्ट्रांगली अप्रूव, डिसअप्रूव आता है ना, कि आप
हाँ चलो यूट्यूब ऐड की बात कर लेते हैं। आ जाता है ना कई बार यूट्यूब ऐड पे क्वेश्चनर फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है कि आप ये कितना इस वीडियो से कितने सेटिस्फाइड हो, स्ट्रांगली सेटिस्फाइड, लेस सेटिस्फाइड, उस तरीके से ये होता है। ठीक है, फिर टोटल निकालते हैं, टोटल समराइज करते हैं और पता चलता है उसके थ्रू। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लिक्विड स्केल, जो सेकंड नंबर पे था, लिक्विड स्केल एक 5 पॉइंट स्केल होता है इन विच द इंटरवल बिटवीन द पॉइंट ऑन द स्केल इज इक्वल। इंटरवल इक्वल होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल। इसको इक्वल इंटरवल स्केल भी बोला जाता है। और साथ में दिस स्केल इज यूज टू रजिस्टर द एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, कि आप एग्री है, डिसएग्री है, उस चीज़ से रिलेटेड आपके एटीट्यूड, आपके बिलीफ और जजमेंट को क्या करता है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, हम इसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने बोला कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एग्री, फिर एग्री, डिसएग्री, डिसअप्रूव, जो भी चीज़ें आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्केल अप करते हैं, रेटिंग देते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये सब ने पहले से पढ़ा हुआ है। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद पता करते हैं बेसिकली उस बच्चे के बारे में जिसके बारे में भी हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बेसिकली किसी उस स्टूडेंट के किसी लाइफ के इंसिडेंट से रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर किसी, मान लो कोई प्रॉब्लम है, बच्चा रोज जो है एब्सेंट रहता है, ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, तो क्या रीज़न क्या है, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को रिलेट करके, ऑब्जर्व करके हम कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं और उसमें बच्चे के उस बिहेवियर को नोट डाउन करते हैं। अब जब भी हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले तो एनी सिग्निफिकेंट बिहेवियर जो भी क्लासरूम में हो रहा है या क्लास के बाहर हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है अदर रिकॉर्ड्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं। शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूट, बट इनको सब्स्टिट्यूट के रूप में हम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट कर सकते हैं बट स्टिल ये सब्स्टिट्यूट उसकी जगह पे नहीं लगा सकते हम उसको। ठीक है, ऑब्जर्व करके हम इसमें बिहेवियर निकालते हैं, साथ में हम उस बिहेवियर को, चाहे वो फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो या दोनों में से कुछ भी हो, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसके फैक्ट्स के बेसिस पे हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और पता चलता है, और जो भी रिकॉर्ड होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, और किसी भी इररिस्पॉन्सिबल हैंड में वो ना जाए जो भी आपने रिकॉर्ड करा है। ठीक है, अब कुछ यूजेज है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के। बेसिकली इसमें स्पेसिफिक और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाती है किसी भी चीज़ के बारे में, कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड होता है, साथ में उस प्यूपिल के पर्सनल डाटा हमें मिल जाता है और हम इजीली उसके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनेक्डोटल के बाद क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। व्हाट इज क्यूमुलेटिव? देखो, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बेसिकली आपका सारा कच्चा चिट्ठा है ये। अब कच्चा चिट्ठा कहने का मतलब है इसमें आपकी सारी परफॉर्मेंस, सब कुछ, आप कितने मार्क्स, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, सारी चीज़ों की डिटेल होती है। इसमें बच्चे का क्या क्या होता है, ध्यान से सुन लो। पर्सनल डाटा होता है, स्कूल की अटेंडेंस होती है, फैमिली की हिस्ट्री होती है, फिजिकल डाटा होता है, मेडिकल रिपोर्ट होती है, अटेंडेंस होती है, आपकी स्कॉलस्टिक रिपोर्ट होती है, कोर्स स्कॉलस्टिक रिपोर्ट होती है, पर्सनैलिटी ट्रेट होती है। पर्सनैलिटी ट्रेट में आपके जो हम लिखते हैं ना, ऑनेस्टी, इनिशिएटिव, लीडरशिप और रिलायबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली उसमें जो आपका रिपोर्ट कार्ड बन के आता है ना, वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड होता है। उसमें सारी चीज़ें A-B ग्रेड दे रखे होते हैं आपको, वो होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे आपके सारी ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। फिर आती है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट तो हम रोज़ अपने घर में भी बना लेते हैं। चलो भाई, आ गई लिस्ट, ले आए सामान, मम्मी राशन ले आए, पापा राशन ले आए, टिक लगाओ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, टिक लगाते चलते हैं। सिमिलरली जब भी हमारे काम, हम वर्क एजुकेशन करें, किसी भी चीज़ का करें, तो चेकलिस्ट से हमें पता चलता है कि कितना अवेयर और कितना काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चेकलिस्ट बेसिकली बिहेवियर रिकॉर्ड करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना, एक चेकलिस्ट दी हुई है एग्जाम्पल पे, जैसे कि एक हमने अपनी क्लासरूम के लिए बनाई कि स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं डायरेक्शन, येस और नो, टिक लगा लिया। कि वो जो अपने काम करने में थोड़ा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, येस और नो। क्या वो सेटिस्फाई है, येस और नो। क्या उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, येस और नो। इस तरह से हम अपनी चेकलिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट के बाद आ जाता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल तो सबको ही पता होगा। रेटिंग स्केल में क्या होता है, बेसिकली रेटिंग दी होती है, 1 से 10 मान लो, 10 से 1 मान लो, 5 से 4 मान लो। और रेटिंग तो आपकी यूट्यूब पे भी होती है, आपके गूगल पे भी होती है कि भाई यूट्यूब कैसा चल रहा है, 5 रेटिंग, 2 रेटिंग। आपके डिलीवरी वाले भैया है, कैसे देखे गए हैं, 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो वो सब क्या होता है, रेटिंग। बेसिकली उससे पता चलता है कितनी परफॉर्मेंस बेटर है, और एक तरीके से उसको जानने से हम ईजिली चीज़ों को
समझ पाते हैं और उस पर्सन या उस चीज़ के बारे में इजीली हमें इवैल्यूएशन मिल जाता है कि वो कैसे टाइप का पर्सन है या कैसी चीज़ है। ठीक है, न्यूमेरिकल रेटिंग भी हो सकती है और ग्राफिक रेटिंग भी हो सकती है। दो टाइप की रेटिंग्स है, न्यूमेरिकल और ग्राफिक। न्यूमेरिकल में नंबर सेटिस्फैक्ट्री है, नहीं है भाई, थोड़ा सा ही अच्छा, बहुत ज़्यादा मस्त एकदम उसकी डिलीवरी थी या जो भी था। ठीक है, 7 पॉइंट स्केल भी हो सकता है आपका, 10 रेटिंग स्केल भी हो सकता है। ठीक है, और ग्रेड्स की फॉर्म में हो सकता है ABCDE, हमने A दे दिया भाई, मस्त एकदम बढ़िया काम था इसका, तो है ना। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, रेटिंग स्केल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिंपल होता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेज़र कर सकते हैं A-B ग्रेड दे के। ठीक है ना, सब कुछ इससे ईजी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क बेसिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली जो हमने काम किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना, उसकी सारी रिकॉर्ड करना और उसके बारे में पता करना। देन हमारा आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ होल वर्क ऑफ अ स्टूडेंट, जितने भी उसके परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट्स है, उसका कलेक्शन क्या होता है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हम सबका भी होता है, बना के रखा है ना हमने चिट्ठा, जब जाएंगे इंटरव्यू के लिए वो खोलेंगे हमारा पोर्टफोलियो, देखेंगे क्या क्या इसके अचीवमेंट है, क्या क्या बच्चे ने परफॉर्म किया है, क्या क्या लाइफ में जो भी चीज़ें है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली उस पर्सन के बारे में पर्टिकुलर हमें इंफॉर्मेशन देता है। पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क परफॉर्म बाय देम इन एन एजुकेशनल सेशन। क्या उन्होंने किया, दिस कुड बी द रूटीन वर्क, कैन बी एक्सीलेंट सैम्पल्स ऑफ द वर्क डन बाय स्टूडेंट्स। रूटीन वर्क का भी सैंपल हो सकता है उसमें, जो डेली लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है, या फिर एकदम से कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का हो। ठीक है, द फोटोग्राफ्स ऑफ आर्टिकल्स क्रिएटेड बाय एन एग्जीबिशन फॉर सम फेस्टिवल्स कैन एनरिच द पोर्टफोलियो। मान लो बच्चे ने किसी अच्छी चीज़ में पार्टिसिपेट किया तो उनकी फ़ोटोज़ भी उस पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसे जाते हैं मॉडलिंग के लिए जाते हैं तो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ना पिक्चर्स का, बेस्ट पिक्चर्स अपनी उसमें लगवाते हैं अचीवमेंट और दिखाते हैं, उससे क्या होता है, उसी से हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन। भाई देखो, इवैल्यूएशन में सेल्फ इवैल्यूएशन और पीयर इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। सेल्फ में हम खुद से इवैल्यूएट करते हैं, इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों को हम कर पाते हैं। देन आता है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में हम क्या करते हैं, अपने आसपास वालों का असेसमेंट करते हैं या वो हमारा असेसमेंट करते हैं, साथ साथ में ही असेसमेंट हो जाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और बच्चे को अपनी गलतियों का ईजिली पता चल पाता है। इस तरह से हम बच्चों का जो है असेसमेंट कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा कुछ कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, हम अपने आसपास से अपना इवैल्यूएशन होता है, पता चलता है, जैसे हमारा पीयर असेसमेंट हो गया, इसी तरह से हमारा कम्युनिटी बेस्ड हो जाता है। इसमें हम एक चेकलिस्ट फॉर्म में बनाते हैं और पता करते हैं कम्युनिटी से कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल घर से ही बात कर लो, पेरेंट्स से पूछ लिया बच्चा ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, उस तरह से चेकलिस्ट फॉर्म में उसको बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम जो है बच्चे की अचीवमेंट को अच्छी तरीके से पूरा मेज़र करते हैं। मेज़र करने के बाद बच्चों को या तो ग्रेडिंग सिस्टम में या न्यूमेरिक सिस्टम में उनको इवैल्यूएट करके मार्क्स दिए जाते हैं, जिससे बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस का पता चल पाए। ठीक है, अगर हम इसमें समरी की बात करें तो मेजरमेंट होता है बच्चे का ग्रेडिंग फॉर्म में या मार्क्स फॉर्म में। उसके बाद ग्रेडिंग अगर है तो डायरेक्ट ग्रेडिंग भी हो सकती है, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग भी हो सकती है। और बच्चों की ये तो हो गया मेजरमेंट ऑफ बच्चे का अचीवमेंट का। देन हम स्किल्स और एटीट्यूड्स का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेस बच्चे ने चेकलिस्ट या रेटिंग के थ्रू, या फिर बच्चे का एटीट्यूड। ये सारी चीज़ों को हम जब रेट या मेज़र करते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से बच्चों की पूरी हमें नॉलेज मिल जाती है और साथ में हमारा पता चलता है हम यहाँ स्टैंड कर रहे थे, हम यहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, या इन दोनों के गैप का पता चल जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ समझ नहीं आया है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, या टेक ओवर इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ लेना, वहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो, और पहली बार आपने वीडियो देखी है, पहली बार चैनल पे आए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि बाकी यूनिट्स भी आपको तुरंत मिलने ही वाली है। आपके एग्जाम भी जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, लास्ट आपका एग्जाम अब रहता ही होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।